नमस्कार साथियों, तो मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपनी क्लास पे, दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री में। तो आज की जो थ्योरी क्लास है वो है 16 नंबर क्लास। पहले की जो 15 क्लासेस अभी तक हुई है, अगर आपकी मिस हुई है तो एक बार शुरू से कवर अप कीजिए ताकि आप हमारे साथ आगे भी बने रह सके। तो एज एंड सेंचुरीज में आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ। अभी ऑलमोस्ट एज एंड सेंचुरीज बेटा खत्म ही होने वाला है। रोमांटिक एज है, इसके बाद विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज, हार्डली 2-3 टॉपिक रह गए हैं। एंड देन एज एंड सेंचुरीज के बाद आई विल स्टार्ट द ऑथर्स। इसके बाद मैं ऑथर्स लूंगी और एक एक ऑथर को अच्छी तरह से। रोमांटिक एज जो कि स्टार्ट होती है 1798 से और चलती कहां तक है, स्पैन अप टू, इसका स्पैन क्या है, 1837 तक का स्पैन है इसका। सो 1798 में बिगनिंग होती है। इट बिगिंस विद 1798, जहां पे क्या होता है, पब्लिकेशन होती है। किसकी पब्लिकेशन के साथ शुरुआत होती है सेज की? पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड होता है कब? 1798 में। और ये जो वर्क है ये रोमांटिक पोएट्स द्वारा लिखा गया था और इसी वर्क ने शुरुआत की किसकी? रोमांटिक एज की। सो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, एंड वर्ड्सवर्थ, जो कि कोलैबोरेटेड वर्क था। किसका? वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलरिज का, जो कि पब्लिश्ड हुआ कब? 1798 में पब्लिश्ड हुआ। और इसी कोलैबोरेटेड वर्क के साथ शुरुआत हो गई रोमांटिक एज की, लिरिकल बैलेट्स के साथ। अब ये जो टाइम पीरियड है, इट स्पैन्ड, ये मतलब टाइम पीरियड का स्पैन रहा 1837 तक। क्यों? जब तक सक्सेशन नहीं हुआ थ्रोन पे, किसका? क्वीन विक्टोरिया का। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया का सक्सेशन हो जाता है थ्रोन पे, वहीं से वहीं तक एंड हो जाती है रोमांटिक एज। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। इस एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज वर्ड्सवर्थ वॉज द चीफ ऑथर, वो सबसे मुख्य ऑथर थे, सबसे चीफ ऑथर थे ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के। क्यों सबसे मुख्य ऑथर थे? बिकॉज इनके वर्क्स अल्टीमेट थे और सबसे इनके वर्क्स बहुत ज्यादा थे और काफी ज्यादा इनके वर्क्स ने पब्लिसिटी भी गेन की, बहुत ज्यादा इनके वर्क्स पॉपुलराइज्ड भी हुए। और द रिनेसा एंड द रिनेसा ऑफ वंडर, और इस एज को रिनेसा ऑफ वंडर एज कहा जाता है, यानी कि रिनेसा ऑफ वंडर, वंडर मींस मैजिक। तो रिनेसा का मैजिक दोबारा से कैसे आ गया इस एज में? क्योंकि रिनेसा क्या थी? रिनेसा जो एज है, इट इज ऑल अबाउट लव फॉर आर्ट, क्रिएटिविटी, ठीक है, लव फॉर आर्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इन सब की एज थी, ठीक है। लव फॉर आर्ट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूड इमोशंस, ये रिनेसा वंडर मतलब इस एज में भी रिनेसा की स्पिरिट कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। द रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म, यहाँ पे रिवाइवल हो रहा था। किसका रिवाइवल हो रहा था? एलिजाबेथ के रोमांटिसिज्म का। क्योंकि एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था उसमें जो राइटर्स थे उन्होंने किसके बारे में लिखा था? रोमांटिसिज्म। एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में रोमांटिसिज्म कैसे था? क्योंकि राइटर्स जो थे लव स्टोरीज भी लिख रहे थे एंड इमेजिनेशंस भी लिख रहे थे, नेचर पे भी लिख रहे थे। तो वही सारा जो मैजिक है लव का, जैसे एलिजाबेथन टाइम पीरियड में रोमियो जूलियट लिखी गई, एंड इस तरीके से जो लव का मैजिक था वो दोबारा से कहीं ना कहीं वापिस आ रहा था रोमांटिक एज में। एम्फेसाइज्ड इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर।
तो ये जो एज है रोमांटिक एज, इसमें एम्फेसाइज होने लगा किस पे, ध्यान देने दिया जाने लगा इंडिविजुअल इमोशंस पे, कि लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन पे ध्यान दिया जाने लगा। इमेजिनेशन पे, जैसे हम इमेजिन कर लेते हैं कि वाह मैं उसके साथ बगीचे में बैठा हूँ, वाह हम घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ है वहाँ, मतलब हम रोजेस, फ्लावर, गार्डन्स, हम सब इमेजिन कर सकते हैं हम चाहे तो, और चाहे तो हम अपने आप को कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। सो इमेजिनेशन और नेचर, नदियां, पहाड़, फसलें काटना, ये सब प्रकृति का रूप है। तो ये सब चीजें जो है फिर से आने लगी कब, रोमांटिक एज में। देयर वॉज अ रिएक्शन, ये जो एज है ये एक तरीके से जवाब था, रिएक्शन था। किसके बदले में रिएक्शन था? नियो क्लासिकल एज के बदले में, क्योंकि नियो क्लासिकल एज ने इन सब चीजों को खत्म कर दिया था। लॉजिक, मतलब इमोशंस को, लव को, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं धुंधला कर दिया था। और अब इसको रिएक्शन देने के लिए जो एज आई, दैट इज रोमांटिक एज, उसने क्या रिएक्शन दिया? ही रिवाइव्ड, मतलब दिस एज रिवाइव्ड द इमोशंस, फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, रोमांटिसिज्म, ये सब अलाइव हो गया। एंड दिस वाज द आंसर टू द न्यू क्लासिज्म। ये न्यू क्लासिज्म एज के बाद आई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी रीजन बना। क्यों रीजन बना? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं लोगों को मेटेरियलिस्टिक कर दिया था, और लोग जो थे नेचर से दूर होते जा रहे थे। पीपल वर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचर। पीपल जो थे वो नेचर से दूर हो रहे थे, और उनको दोबारा से कहीं ना कहीं नेचर के पास लाना था। तो नेचर के पास लाने के लिए ये एज का रिवाइवल हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो लोग परेशान हो चुके थे, वर्ल्डली बन चुके थे और मेटेरियलिस्टिक बन चुके थे, कहीं ना कहीं मटेरियल थिंग्स में इन्वॉल्व रहते थे, तो वो दोबारा से किसकी तरफ जाने लगे थे? ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ आने लगे थे रोमांटिक एज के आने के बाद। तो ब्यूटी ऑफ नेचर को रिवाइव करने के लिए भी रोमांटिक एज का जन्म हुआ। सो ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ खींचने के लिए लोगों को, और अर्बनाइजेशन से दूर करने के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इस एज का, मतलब ये एज कैसे आई, उसके पीछे क्या क्या था जो इस एज को कहीं ना कहीं लाया, तो वो सब जानना जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड begins with the rise of romanticism with the publication of lyrical ballads। अब lyrical ballads बेटा ये एक कोलैबोरेटेड वर्क है। दिस इज अ कोलैबोरेटेड वर्क। ये कोलैबोरेटेड वर्क है किसका? एस.टी. कॉलरिज का प्लस विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, अब ये जो वर्क आया, इस वर्क की पब्लिकेशन हुई 1798 में, और जब ये वर्क की पब्लिकेशन हुई और ये वर्क इतना अच्छा मतलब इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा इस वर्क का, और दिस वर्क इज फुल ऑफ, दिस वर्क ये जो था आपके कहते हैं लिरिकल बैलेट्स, ये वर्क जो था इट वाज फुल ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों से फुल था। सो इस वर्क ने स्टार्ट कर दी, बिगनिंग, नींव रख दी। किसकी नींव रख दी? रोमांटिक एज की नींव रख दी। सो दिस इज अ वर्क बाय एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन इट स्टार्टेड, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में, और ये एज कब आई? 1798, यानी 10 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के, 10 years आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, 10 साल बाद आई ये एज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तब तक, फ्रेंच रेवोल्यूशन को आए हुए कुछ समय हो चुका था। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन एक नारा था, एक मेन जो उसका टाइटल, जो एक क्या कहते हैं स्लोगन था
फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो था लिबर्टी, that liberty, equality and fraternity. So they were shouting liberty, equality, fraternity. फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये नारा था, एक तरीके से स्लोगन था. तो it was the famous line during the French Revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो कैसे रोमांटिसिज्म को प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही थी. लोग जो थे वो कंट्री साइड रूरल लाइफ इससे दूर हो रहे थे, नेचर से दूर हो रहे थे. सो रैपिड अर्बनाइजेशन ने प्रोवोक किया, क्या प्रोवोक किया कि लोग जो दूर जा रहे हैं रूरल लाइफ से, नेचर से, प्रकृति से, उनका एक मेल टूट रहा है, तो उसकी तरफ दोबारा खींचने के लिए ऐसे वर्क और पोएट्री लिखी जाए जिससे लोग दोबारा से नेचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. सो रैपिड अर्बनाइजेशन एक रीजन बना. किसका रीजन बना? रोमांटिसिज्म को दोबारा से, रोमांटिसिज्म यानी नेचर को दोबारा से, नेचर की तरफ, नेचर लव को दोबारा से क्या करने में, लोगों के अंदर नेचर लव जगाने में. और सोशल चेंज क्या क्या हो रहे थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, और टैक्सेशन, टैक्सेस, जो लोग थे परेशान थे पिछली एज में टैक्सेशन सिस्टम की वजह से, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे. एंड इस तरीके के काफी सोशल चीजें चल रही थी विच वर डिस्टर्बिंग द पीपल. डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस. अब इस एज के आने से डिक्लाइन हुआ एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस का, यानी कि जो कोर्टली लाइफ के बारे में लिखा जा रहा था, कोर्टली लाइफ के बारे में चीजें लिखी जा रही थी किसके द्वारा? कैवेलियर पोएट्स के द्वारा. तो वो एंड होने लगा और कहीं ना कहीं अब क्या आने लगा? इमोशंस, फीलिंग्स, ब्यूटी, नेचर, इन सब पे लिखने वाले ऑथर्स का क्या हुआ? यहाँ पे स्टार्टिंग हुई. राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी. अब एरिस्टोक्रेटिक यानी कि किंग्स रूल जो एक था कि डोमिनेंस, किंग की डोमिनेंस चलेगी, पूरी तरह डिवाइन रूल किंग का चलेगा, ये सब चीजें एंड हो रही थी कहीं ना कहीं. और किसका राइज हो रहा था? नेशनल स्पिरिट का और डेमोक्रेसी का, यानी पीपल्स राइट, पीपल को हक था अपनी राइट्स को रखने का. लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस एज के? सो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ए, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ. सेलिब्रेशन हो रहा था, किसका सेलिब्रेशन हो रहा था? नेचर का और रूरल लाइफ का. किसमें? रोमांटिक एज में. सो रोमांटिक एज जो थी वो सेलिब्रेट कर रही थी नेचर को कहीं ना कहीं और रूरल लाइफ को. अब नेचर को कैसे सेलिब्रेट कर रही थी? जैसे टिंटन एबे एक वर्क है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का. उसमें क्या है? वो अपनी सिस्टर के साथ जाता है किसके? वायर रिवर के किनारे. तो उसमें रिवर की ब्यूटी और आसपास का जो एरिया है नेचर का एंड द ब्यूटी नियर द रिवर, तो वो सारी ब्यूटी जो है उसको, ब्यूटी को क्या कर रहा है? नेचर की ब्यूटी को इलेबोरेट कर रहा है कहीं ना कहीं. सो नेचर पे फोकस हो रहा था. और रूरल लाइफ कैसे? शेफर्ड की बातें हो रही थी, विलेज सीन्स की बातें हो रही थी एंड हार्वेस्टिंग की बातें हो रही थी. रीपिंग, सॉलिटरी रीपर जो है उसमें वो कटिंग कर रही होती है खेतों में, फील्ड्स में. सो दिस इज अबाउट रूरल लाइफ. फोकस ऑन इमेजिनेशंस एंड इमोशंस. अब जो थी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब भी मायने रखने लगे थे. सो जैसे कि इमेजिनेटिव पोएम्स बहुत सारी आई, जैसे कि ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू स्काईलार्क. बहुत सारी पोएम्स थी जिनमें ब्यूटीफुल इमेजिनेशन दिखाई गई है. एंड इमोशंस जैसे कि जो पोएट फील कर रहा है आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, तो वो इमोशंस उसके कैसे हैं? वो क्या कहता है कि जैसे मेरे इमोशंस ऐसे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने लीत नदी का पानी पी लिया हो. सो हैंगओवर हो रहा है उसको. कैसा हो रहा है? हैंगओवर हो रहा है नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने के बाद. सो उसके इमोशंस क्या हो रहे हैं? उभर के
आ रहे हैं आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसी तरह से इमेजिनेशन और इमोशंस दोनों आ रहे हैं इस क्या कहते हैं एज में। इंटरेस्ट होता है सुपर नेचुरल थिंग्स में, इंटरेस्ट दिखाया गया है इस एज में सुपर नेचुरल चीजों में भी और एग्जॉटिक थीम्स पे भी। अब सुपर नेचुरल बेटा कैसे थीम्स थे, जैसे फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन एक वर्क है मैरी शेली का, जिसमें मैरी शेली ने साइंस को कोलैबोरेट किया कहीं ना कहीं किसके साथ, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। सो सुपर नेचुरल कैसे है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं आपको ताकि आप कनेक्ट कर सके। फ्रैंकेनस्टीन इज द वर्क ऑफ, ऑथर का नाम है मैरी शेली, जिन्होंने ये लिखी है फ्रैंकेनस्टीन, जिसमें साइंस जो है इज कोलैबोरेटेड, साइंस का कोलैबोरेशन दिखाया गया है किसके साथ, साइंस इज कोलैबोरेटेड विथ, किसके साथ कोलैबोरेटेड हो रही है, विथ सुपर नेचुरल पावर्स। सो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू, ताकि कहीं ना कहीं आपको वर्क्स भी थोड़े बहुत याद, थोड़े थोड़े हिंट मिलना शुरू हो जाए वर्क्स के। मैंने नेचर के लिए आपको बताया था कि टिंटन एबे में नेचर का जिक्र हुआ है पहले, और उसमें रिवर की ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को, सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं थी पिछली एज की तरह कि नहीं हम सेंसरशिप लगा रहे हैं, इसके बारे में नहीं लिख सकते तुम, उसके बारे में नहीं लिख सकते, को तुम्हें सिर्फ किंग की प्रेज में ही लिखना है। तो यहाँ ये सब खत्म हो गया था, एक सब्जेक्टिविटी थी कि लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर्स, अपनी मन की बात खुल के लिख पा रहे थे, अपने इमोशंस जो है, चाहे वो लव के लिए हो, चाहे वो ब्यूटीफुल सॉन्ग हो नाइटिंगेल का, उसकी इमोशंस में बहने की बातें हो, तो लोग खुल के कर पा रहे थे। ब्रेक फ्रॉम रिजिड क्लासिकल रूल्स, एक ब्रेक मिल गया था लोगों को, एक ब्रेक मिल गया था, वही रिजिड रूल्स क्लासिकल एज के जो न्यू क्लासिकल में देखने को मिल रहे थे वो क्लासिकल एज जैसे ही थे। स्ट्रिक्टनेस, लॉजिक, रीजन, साइंस, इन सब से लोग बहुत ज्यादा उग गए थे। और अब लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को मिल रहा था मतलब कि जो राइम, वो मीटर्स, डिफरेंट मीटर्स वगैरह का यूज हो रहा था, मीटर्स में चेंज आ रहा था और राइटिंग स्टाइल्स में चेंज आ रहा था। तो एक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था, फ्री स्टाइल राइटिंग हो रही थी। सो कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। अब इस टाइम में कौन कौन से खास खास ऑथर्स हुए, पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका मेन वर्क ही कौन सा था, लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स सबसे पहला वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो 1798 में लिखा गया, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ फर्स्ट टाइम। लिरिकल बैलेट्स जो कोलैबोरेटेड वर्क था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलके लिखा था, किसके साथ, एस.टी. कॉलरिज के साथ। द प्रिल्यूड 1805 में लिखा गया था एंड इट वॉज पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड। पोस्टह्यूमसली ये पब्लिश्ड हुआ था, इट वॉज पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड इन 1850, 1850 में ये पब्लिश्ड हुआ था, आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो और प्रिल्यूड को एक और नाम भी दिया जाता है, जो पेपर में पूछा जाता है कि क्या इसका नाम है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ग्रोथ कहा जाता है इसको, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। Now we will talk about the S.T. Coleridge work, that is Rhyme of Ancient Mariner। ये फर्स्ट वर्क है लिरिकल बैलेट्स का। लिरिकल बैलेट जो छपा उसमें फर्स्ट जो पोएम थी वो थी राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। और एस.टी. कॉलरिज का एक और इम्पॉर्टेंट पोएम है, दैट इज कुबला खान। ये पोएम बेटा एक ड्रीम विजन है। कुबला खान इज अ ड्रीम विजन, सपने में पूरी कहानी होती है। इट इज अ ड्रीम विजन पोएम बाय एस.टी. कॉलरिज। लॉर्ड बायरन, डॉन जुअन एंड चाइल्ड हैलोट्स
पिलग्रिमेज, यात्रा पे है। पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द वेस्ट विंड, कैसे वेस्ट विंड जो है कैसे वेस्ट विंड क्या करती है, ब्लो करती है और कैसे कैसे अपने साथ लीव्स को बहा ले जाती है, सब चीज़ों को, सैंड को, सबको मतलब बहा ले जाती है। एंड प्रोमेथियस अनबाउंड, उसके बाद प्रोमेथियस अनबाउंड भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू अ नाइटिंगेल। मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टीन विच इज अ वर्क, वो कौन सा वर्क है, विच कंबाइंस द सुपर नेचुरल पावर्स को कंबाइन करता है ये वर्क, प्लस किसके साथ, साइंस के साथ। लैंग्वेज एंड स्टाइल, अब कैसी लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा था इस टाइम पे, यूज हो रहा था सिंपल लैंग्वेज का। अब सिंपल लैंग्वेज का यूज शुरू हो गया था नेचुरल लैंग्वेज का, बिकॉज नेचर से कनेक्टेड हो रही थी ये वाली एज, इसलिए नेचुरल लैंग्वेज का यूज हो रहा था। एंड नेचर से कनेक्ट होने की वजह से, और साथ साथ जो नियो क्लासिकल एज थी वो थी, उसमें पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज हो रहा था, बिकॉज कोटली पोएट्स की वजह से। सो पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज हो रहा था नियो क्लासिकल एज में। और अब चेंज आया था क्या, नेचर वाली लैंग्वेज यूज हो रही थी, नेचुरल लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज, ठीक है, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड, और कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, सिंपल लैंग्वेज थी बिल्कुल। रिच इमेजरी एंड सिंबोलिज्म, अब रिच इमेजरी कैसे थी, जो इमेजेस थी वो सेंसेस को टच कर रही थी, यानी सेंसरी इमेजरी थी, इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जा रहा था चीज़ों को, इतनी ब्यूटी को, इतना मतलब चीज़ों को इतना ब्यूटीफाई किया जा रहा था कि इमेजरी उसकी हार्ट टचिंग थी। सिंबोलिज्म कैसे था, उसमें जो थिंग्स यूज हो रही थी, जो इसमें थिंग्स और इवेंट्स यूज किए जा रहे थे, दैट वर, वो क्या थे, दैट वर बियॉन्ड द लिटरेरी सेंस, वो ऐसे थे थिंग्स और इवेंट्स जो हमें एक ऐसी मतलब इमोशन से कनेक्ट कर रहे थे। देवर द थिंग्स और इवेंट्स कनेक्ट्स अस टू इमोशंस, हमें ऐसे इमोशन से कनेक्ट कर रहे थे जो कि बियॉन्ड था लिटरेरी सेंस से, बियॉन्ड द लिटरेरी सेंस, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स का यूज़ हो रहा था जिससे हमारे इमोशंस उभर के आ रहे थे, जो कि लिटरेरी सेंस में नहीं लिखा हुआ था, बट उस प्रेजेंटेशन से, उस तरीके के सिंबल से हमें लिटरेरी सेंस से बियॉन्ड मतलब निकल के मिल रहा था। अब लिरिक पोइट्री यूज हो रही थी, यानी म्यूजिकल पोइट्री, म्यूजिक की फॉर्म में जो गाई जा सके वैसी पोइट्री थी। पर्सनल, इमोशनल, रिफ्लेक्टिव टोन, यानी कि थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव मतलब होता है थॉटफुल टोन थी, मतलब उसमें थॉट्स रिप्रेजेंट हो रहे थे, जो टोन थी पोएम की। इमोशनल थी, इमोशंस पे बेस्ड थी, लॉजिकल और रीजंस पे बेस्ड नहीं थी। स्पॉन्टेनियटी थी, इमेजिनेशन थी, मतलब स्पॉन्टेनियस यानी कि एकदम स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स करते हैं ना हम चीज़ों को, एकदम ऑन द स्पॉट, तो उस चीज़ स्पॉन्टेनियस पोएम्स थी। और इमेजिनेशन सेंट्रल थी, मतलब बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन किया हुआ था कि जैसे नाइटिंगेल इज सिंगिंग द सॉन्ग और वो ऐसा फील कर रहा है, पोएट वैसा फील कर रहा है, तो मतलब इस तरीके से इमोशंस, इमेजरी इतनी अच्छी ब्यूटीफुली दिखाई गई है कि मतलब यू फील लाइक कि तुम उस प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े हो। नाउ लिटरेरी सिग्निफिकेंस कैसी थी इसकी, शिफ्ट फ्रॉम रीजंस टू इमोशन। अब जो लिटरेचर थी वो क्या हो रही थी, लिटरेचर शिफ्ट कर रही थी, किससे शिफ्ट कर रही थी, रीजन से अब इमोशन की तरफ शिफ्ट कर रही थी। रीजन यानी कि लॉजिक से अब इमोशंस
की तरफ जो थी वो शिफ्ट कर रही थी लिटरेचर. नाउ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स. और ग्रेटली इन्फ्लुएंस जो थी कर रही थी किसको, जो रोमांटिक एज की लिटरेचर थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी आने वाले जो राइटर्स थे, यानी कि जो विक्टोरियन एज आने वाली थी उसके राइटर्स को, और जो मॉडर्न एज आने वाली थी उसके राइटर्स को भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही थी रोमांटिक एज की पोइट्री या वर्क्स. पोइट्री बिकेम पर्सनल एंड इमोशनल. जो पोइट्री थी इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा पर्सनल थी, इमोशनल बेस्ड थी, इमेजरी थी, सब्जेक्टिव थी. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था बिटवीन मैन एंड नेचर. जैसे कि सॉलिटरी रीपर में वो गर्ल होती है, क्या कर रही होती है, रीपिंग कर रही होती है फील्ड्स में, और तो गर्ल का और मतलब नेचर का, फील्ड्स का नेचर से, गर्ल का और नेचर का कनेक्शन दिखाया गया है. तो वैसे ही बॉन्ड दिखाया गया किस किस के बीच में, मैन के बीच में और नेचर के बीच में बॉन्ड दिखाया गया. अब इस एज की क्या कंक्लूजन है. रोमांटिक एज जो थी अभी हमने पूरी पढ़ी, हम इससे क्या निचोड़ निकालते हैं कि ये एज जो है क्या लेके आ गई, फ्रीडम लेके आ गई राइटर्स के लिए. अब उन्हें सिर्फ कोर्टली चीज़ों के बारे में नहीं लिखना था, वो दे वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन. इंडिविजुअलिटी यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सनल थॉट्स थे उसको एक्सप्रेस कर सकते थे. नेचर, क्रिएटिविटी एंड इमोशंस वर एट द कोर. जो नेचर थी और जो क्रिएटिविटी थी वो एट द कोर थी. नेचर से रिलेटेड ही सारे वर्क आ रहे थे, चाहे वो नेचर की बर्ड्स हो, नेचर के फील्ड्स हो, नेचर की रिवर हो, इन सब पे वर्क्स निकल के आ रहे थे. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, जो ये सब थे ऑथर्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, ये सब की क्या थी, इटर्नल वॉइसेस थी. यानी कि ये इस एज के सारे कौन थे, महान ऑथर्स थे. ये सारे ही रोमांटिक एज के ऑथर्स थे, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, कॉलरिज हो, बायरन हो, शेली हो, कीट्स हो. दे वर द मेन ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड. अ गोल्डन एरा ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. ये रोमांटिक एज बिल्कुल एक गोल्डन एरा मानी जाती है, बहुत ही महान, बहुत ही बढ़िया एरा मानी जाती है, फैंटास्टिक एरा मानी जाती है किसकी, इंग्लिश लिटरेचर की. सो this is all for today. You can contact me, join me on Even English 360 degree.